हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। कल हम लोग लास्ट पार्ट में हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय ये शुरुआत किए थे। आज हमें पार्ट 2 देखना है। पार्ट 2 ये क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 है। ठीक, हम लोग इस शुरुआत में पढ़े थे कि राष्ट्रवाद क्या होता है और फ्रांस की क्रांति ने कैसे राष्ट्र के विचार का शुरुआत किया था। ये दो चीज़ हम लोग शुरुआत में देखे थे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग को देखना है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। देखिए, नेक्स्ट जो सेकंड नंबर टॉपिक है वह है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अब राष्ट्रवाद का मतलब आप समझ गए हैं, जब लोगों में एकता का भाव आ जाए, एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों में एकता का भाव आ जाए तो उसे कहेंगे क्या? राष्ट्रवाद। ठीक, तो यूरोप में राष्ट्रवाद आया कैसे था, इसके बारे में पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। बोल रहा है कि अगर आप 18वीं सदी का सबसे पहले मतलब बताइए। 18वीं सदी का मतलब 1700 से लेके 1800 के बीच। ठीक है, तो 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को अगर आप देखते हैं तो जो आज आपको राष्ट्र राज्य वहाँ पे दिख रहा है वो आपको उस समय नहीं दिखेगा। ठीक है, उस समय क्या होते थे? उस समय जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड मतलब बोल रहा है कि ये उस समय नहीं दिखते थे। राजशाही, डचियों और कैंटोन ये सब में बटा हुआ था। यानी कि वहाँ जो सिस्टम चलता था वो राजा का, कैंटोन्स का और डचियों का चलता था। यानी कि राजा महाराजा का समय वो चल रहा था। ठीक है, और हर राजा का अपना एक स्वायत्त क्षेत्र था। स्वायत्त समझते हैं आप लोग? ऑटोनोमस इंग्लिश में बोलते हैं, ऑटोनोमस। ठीक है, ऑटोनोमस का मतलब क्या हुआ? स्वायत्त। स्वायत्त मतलब समझ लीजिए अपने एरिया में फ्री क्षेत्र। सबका अपना एक एरिया होता था, संप्रभु क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, तो और जब देखिए एक राजा जब राज करेगा तो राजा महाराजा के समय में आप लोग सुने होंगे कि वो जो शक्तिशाली राजा लोग हुआ करते थे वो बड़े क्षेत्र में राज करते थे। अब बड़े क्षेत्र में जब राज करेंगे तो वहाँ अलग अलग तरह के लोग रहेंगे, अलग अलग पहचान के लोग रहेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। क्या बोल रहा है, समझ आ रहा है आपको? यहाँ पे अलग अलग तरह के लोग रहते थे, सबकी अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग जाति समूह है। और इसका एक एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे ऑस्ट्रिया और हंगरी में देखिए। ऑस्ट्रिया और हंगरी में जो राज करने वाला साम्राज्य था उसका नाम था हैब्सबर्ग साम्राज्य। लेकिन ये कई छोटे छोटे जन समूहों को जोड़कर बना था, जैसे एल्प्स के टिरोल, नाम बहुत है, ऑस्ट्रिया, सुडेंटेनलैंड, ये सब के साथ बोहीमिया। ठीक है, और इसमें कौन लोग शामिल थे? तो इसमें कुलीन वर्ग में कुलीन वर्ग जो है वो जर्मन लैंग्वेज बोलता था। फिर लोम्बार्डी देख लीजिए, वेनेशिया, ये सब इटली की तरफ है। ठीक है, यहाँ पे इतालवी भाषा बोला जाता था। तो ये सारा चीज़ और भी दिया है, तो वही आप रीडिंग लगाइएगा तो आपको दिख जाएगा। हालांकि यहाँ बताना ही है, लेकिन लेक्चर इसीलिए लंबा होता है। बाकी एक बार समराइज वाला भी लेक्चर हम कोशिश करेंगे बना दें। ठीक है, तो लोम्बार्डी और वेनेशिया जैसा क्षेत्र। फिर हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलता था। अब जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन वगैरह पूछता है धीरे से यहीं से उठा के पूछ लेगा कि बताइए हंगरी का लोग कौन सा भाषा बोलता था, तो आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन वही है कि कितना टफ और कितना आसान क्वेश्चन बनाएगा उसी हिसाब से डिसाइड होता है, कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक, बाकी बहुत तरह के लोग थे, पॉलिश भाषा भी बोला जाता था। फिर वहाँ पे किसान लोग भी थे, वो दो तरह के थे। कुछ जो थे वो अधीन अवस्था में रहते थे। अधीन यानी कि किसी के अंडर काम कर रहे हैं, इस तरह के किसान। यानी कि बहुत तरह का सामाजिक समूह वहाँ पे आपको दिखेगा। तो ये लोग जब अलग अलग तरह के लोग हैं वो आपस में जुड़ेंगे कैसे, ये दिक्कत है। आप पढ़ रहे हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब होता है लोगों के बीच एकता का भाव। जो एक क्षेत्र में लोग रह रहे हैं उनमें क्या आ जाए? एकता आ जाए।
लेकिन ये एक रहेंगे कैसे? अब एक रहेंगे कैसे? इसी को जोड़ने के लिए जो उस टाइम जो काम कर रहा था सिस्टम, वो कुछ नहीं था, बस एक सम्राट था, राजा था। कौन था? राजा या फिर सम्राट। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सम्राट एक राजा कि ये मेरा राजा है, हम इसी के अधीन रहेंगे, इस तरह एकता के सूत्र में वो लोग बंधा हुआ था। और अभी तक कोई राष्ट्र राज्य जैसा विचार उभरा नहीं है। ये राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा, ये आगे पढ़ना है। कौन फिर बताया कि हम लोग को एक हो जाना चाहिए, कैसे हो जाना चाहिए? ठीक है, तो ये आप लोग समझे कि एक क्षेत्र में पहले जो सिस्टम था वो एक राजा हुआ करता था, उसी के अधीन सारे जनता, अलग अलग तरह की जनता रहती थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग, क्लास 9 में ये चीज़ पढ़ना था, यहाँ भी दिया हुआ है। आपस में लोगों को एक करेगा कौन? तो ये कुलीन लोग हैं। कुलीन को आप समझ सकते हैं जो समाज में थोड़ा इलीट लोग हैं, इलीट इंग्लिश में बोलते हैं इसको, जो थोड़ा अमीर हो, जिसको कुछ विशेषाधिकार मिला हुआ हो, वो लोग। ठीक है, अब क्या बता रहा है यहाँ? दिया है कि ये एक वर्ग है, वर्ग समझ लीजिए, क्लास, कुलीन वर्ग। ठीक है, अब जमीन का जो मालिक था वो यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। ये कुलीन वर्ग क्या करता था? ये जमीन का मालिक हुआ करता था। अब जमीन जिसके पास रहेगा, जान रहे हैं, वही संपत्तिवान है। अब ये संपत्ति रखता था तो सबसे प्रभुत्व यानी कि समाज में दबदबा बना के रखता था। ठीक है, और ये लोग जो है ये आपस में एक साझा जीवन जीते थे। ये कुलीन लोग ग्रामीण इलाके में जायदाद रखते थे, शहरों में हवेलियां रखते थे, उच्च वर्ग के बीच वो फ्रेंच भाषा बोलते थे, और उनका घर कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में, अलग अलग देशों में ही क्यों ना हो, अब देश मतलब वहाँ पे छोटे छोटे देश थे। ठीक है, उनका वैवाहिक संबंध आपस में चलता था, वो आपस में वैवाहिक बंधनों से बंधे हुए थे, यानी कि उन लोग का एक क्लास है और वो क्लास आपस में जुड़ा हुआ था। ठीक है, और लेकिन ये संख्या के लिहाज से बहुत छोटा ग्रुप है, कुलीन लोग ज़्यादा नहीं रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, अब जनसंख्या में ज़्यादा कौन थे? तो जनसंख्या में ज़्यादातर लोग कृषक हैं। पश्चिम में ज़्यादातर ज़मीन किराएदार और छोटे छोटे काश्तकार खेती करते हैं, और पूरब और मध्य यूरोप में विशाल जागीर में बटा हुआ है, इसीलिए वहाँ पे कौन खेती करता है? तो भूदास खेती करता है। भूदास समझ रहे हैं ना, दास व्यवस्था पढ़ेंगे, जो ज़बरदस्ती मजदूरों को पकड़ के लाया जाता था, वो करते थे खेती। यानी कि ये कुलीन वर्ग है और ये दूसरों से काम करवा के अपना एक स्टेटस बनाए हुए हैं। ठीक है, और उसी से ये सत्ता का भोग कर रहे हैं, विशेषाधिकारों का भोग कर रहे हैं। इंग्लैंड में फिर क्या हुआ? देखिए एक चीज़ और कि ये लोग तो बड़े बने हुए हैं, और अब क्या हुआ? एक नया टर्म आता है, औद्योगिकरण। कौन सा टर्म है? औद्योगिकरण। औद्योगिकरण आप लोग समझते हैं, औद्योगिक उत्पादन। पश्चिम में क्या हो रहा था कि यूरोप का जो पश्चिमी भाग, यूरोप इतना बड़ा है तो इधर को पश्चिम बोलेंगे, इधर को पूर्व बोलेंगे। ये सब में फ्रांस, जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम ये सब आ जाता है। इधर आप देखिएगा तो पोलैंड, आज का यूक्रेन वगैरह भी है, इधर आता है। ठीक है, सर्बिया, हाँ। तो कुछ देश पूर्वी यूरोप और कुछ पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप में क्या हुआ? औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, उद्योग फैक्ट्री वगैरह आपको पता है उस टाइम बनने लगा था। और जब फैक्ट्री बनने लगा तो क्या हुआ? व्यापार में वृद्धि हुआ, दुनिया से व्यापार। अब आपको पता है उस टाइम यहाँ पे अंग्रेज लोग भी आया था, फ्रांस का लोग भी आया था, ये वही समय है। तो उस टाइम उपनिवेश भी बन रहा था, तो व्यापार भी दुनिया में बहुत चल रहा था, शहरों का विकास हो रहा था, वाणिज्यिक वर्गों का उदय हो रहा था। वाणिज्यिक वर्ग समझ रहे? वाणिज्य मतलब व्यापार से रिलेटेड जितना भी काम होता है, व्यापार करने में जितना भी टोटल काम होता है, वस्तुओं को खरीदना, ले जाना, बेचना, ये सारा चीज़ आ जाता है एक टर्म के अंदर, एक शब्द में उसको बोलते हैं वाणिज्यिक। ठीक है, अब ये सब नया नया वर्ग है जो कैसे टिका हुआ है, वो उसका अस्तित्व ही बाजार के उत्पादन पर है। यानी कि अगर बाजार में उत्पादन हुआ
तो ये लोग जो नया नया उभरा है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। इंग्लैंड में सबसे पहले देखिए दुनिया में औद्योगिकरण जो हुआ है वो इंग्लैंड में हुआ है। वही बोल रहा है कि इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी में 19वीं सदी में आरंभ हुआ। समझ रहे हैं आप लोग? 18वीं सदी और 19वीं सदी। 18वीं सदी के लगभग 1750-60 के आसपास वहाँ पे शुरू हो गया था इंग्लैंड में, लेकिन फ्रांस जनवरी में 19वीं शताब्दी यानी कि 1800 के बाद शुरू हुआ है। ठीक है। लेकिन चलिए जो भी हुआ, इससे क्या हुआ, एक नया सामाजिक समूह आने लगा अस्तित्व में। नया सामाजिक, एक समाज में एक नया ग्रुप बन रहा है। कौन है वो? श्रमिक वर्ग। जब जो श्रम करता है फैक्ट्रियों में, श्रमिक वर्ग। ठीक है। और भी नया वर्ग आ रहा है, जैसे मध्य वर्ग, जो थोड़ा अभी फैक्ट्रियों से पैसा वगैरह कमाएगा। उद्योगपति, व्यापारी लोग और सेवा क्षेत्र के लोग। सेवा, सर्विस सेक्टर समझते हैं, जो अपनी सेवा देता है, सर्विस सेक्टर उसी को। तो ये जो नया ग्रुप बन के आया है वो क्या करेगा, अब वो विशेषाधिकारों के अंत की बात करेगा कि समाज में जो विशेष अधिकार भोग रहा है लोग, उसको हम लोग को समाप्त करना है, समानता स्थापित करना है। और देखिए वही लिखा है कि कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद कुलीन लोग जो हैं उसका विशेषाधिकार को क्या किया जाएगा, समाप्त किया जाएगा। शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। और फिर जो राष्ट्रीय एकता, लोगों के बीच एकता का भाव जो जाएगा, वो शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्ग। जो उदारवादी लोग हैं, उदारवादी क्या है वो तो बताएंगे, लेकिन उनके बीच ये विचार नया नया जा रहा है। ठीक है। तो आप लोग कुछ समझ रहे हैं कि कहाँ पहुँच रहे हैं आप लोग? देखिए पढ़ रहे हैं, अब बोले थे शुरुआत में ही थोड़ा सा ये टॉपिक ऐसा है कि हो सकता है आपको बोर लगे, लेकिन समझना तो है ही। यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय हो रहा है वो कैसे हो रहा है। पहले तो देखें कि कैसे अलग अलग समूह के लोग रहते थे, फिर उनके बीच एकता का भाव कैसे, क्योंकि कुछ लोग विशेषाधिकार का भोग कर रहा था। तो फिर नया वर्ग एक उभर के आता है जो उदारवाद के विचार को सपोर्ट करता है। अब ये उदारवाद का विचार क्या है, जो टॉपिक का नाम है उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। देखिए उदारवाद एक टर्म है, इसको आपको अच्छे से ध्यान कर लेना है। उदारवाद जो है वो एक वर्ड है जो, देखिए यहाँ लिखा है लातीनी भाषा, लातीनी, उधर जो लातीन लैंग्वेज जहाँ पे बोला जाता है उस पर आधारित है, जिसका मूल ये बना है लाइबर से, जो पढ़ना है। ठीक है। लाइबर से बना है, जिसका मतलब होता है आज़ाद। देखिए ये उदारवाद का जो जिस वर्ड से बना है उसका मतलब होता है क्या, आज़ाद। ठीक है। अब ये क्या है, जो व्यक्ति आज़ादी चाहता है और जो कानून के समक्ष बराबरी चाहता है, वही है उदारवाद। उदारवाद एक ऐसा सोच है जो चाहता है कि व्यक्तियों को आज़ादी मिले। क्या मिले? आज़ादी मिले। और जो चाहता है कि कानून के समक्ष बराबरी हो, सब लोग क्या रहें, कानून के सामने बराबर रहें। तो इस विचार को क्या बोला जाएगा, इस विचार को उदारवादी बोला जा सकता है। ठीक है। और ये राजनीतिक क्षेत्र में कैसा, किस चीज़ पे जोर देता है, तो लिखा हुआ है कि राजनीतिक क्षेत्र में ये चाहता है कि जनता की सहमति से बना हुआ सरकार हो, ऐसा सरकार जो जनता की सहमति से बना हो। ठीक है। तो ये विचार आप लोग समझ रहे हैं, उदारवाद का मतलब एक विचार, उदारवाद का मतलब क्या हुआ, एक विचार है जो चाहता है लोगों में आज़ादी हो, कानून के समक्ष सब बराबर हो, और राजनीतिक क्षेत्र में वो चाहता है कि जनता के द्वारा स्थापित सरकार हो। ठीक है। तो फ्रांस का जब क्रांति हुआ था, फ्रांस की क्रांति के बाद उदारवाद जो है वो उदारवादी विचार आया था। ये वर्ड कभी आपके पास नहीं आया, लेकिन आप पढ़े हैं क्या कि निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति। जो निरंकुश शासक था, जो वैसा शासक जिस पर कोई अंकुश ना हो, और जो पादरी वर्ग था, याद कीजिए पादरी वर्ग यानी कि जो चर्च का हेड जो हुआ करता था, वो पूरा ग्रुप क्या करता था, विशेषाधिकार का भोग करता था फ्रांस में। तो उदारवाद जो नया विचार उभर के वहाँ आया था वो क्या डिमांड कर रहा था
कि ये सारा विशेषाधिकार का क्या होना चाहिए, समाप्ति होना चाहिए। ठीक है। संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था और बोल रहा था कि संविधान बनना चाहिए और संसदीय प्रतिनिधि सरकार, मतलब संसद के द्वारा प्रतिनिधि सरकार चले, सरकार कैसा हो, संसदीय सिस्टम वाला हो, ऐसा वो सिस्टम बनाने का कोशिश कर रहे थे। उदारवादी ये राजनीतिक क्षेत्र में देखें, आर्थिक क्षेत्र में भी कुछ सोचता है क्या? हाँ, आर्थिक क्षेत्र में भी सोचता है। आर्थिक क्षेत्र में वो सोचता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उदारवादी जो है वो निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। यानी कि निजी संपत्ति कि जिसका निजी संपत्ति है, जो अपने मेहनत से कमाया है, जिसको मिला है, उस निजी संपत्ति को रहना चाहिए, बनाए रहना चाहिए। आप सोच रहे हैं तो क्या निजी संपत्ति छीना भी जाता है क्या? ये सही बात है। आगे का विचार में आगे बहुत सारा विचार ऐसा आएगा जिसमें आपको पता चलेगा कि संपत्ति को सरकार लेने का भी बात क्या है। और क्लास 9 में तो पढ़ना ही है। ठीक है, क्लास 9 में अगर आप लोग पढ़े होंगे, ध्यान होगा, समाजवाद, तो समाजवाद टॉपिक में ये सारा चीज़ पढ़ना ही है। तो ये उदारवाद क्या बात कर रहा है कि निजी संपत्ति होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हाँ, उदारवाद इतना भी उदार नहीं है, इतना भी लिबरल नहीं है। वो बोल रहा है वोट देने का अधिकार उसी को मिले, सबको ना मिले। किसको मिले? ये बात कर रहा है वोट देने का अधिकार उसी को मिले जिसके पास संपत्ति वगैरह कुछ हो। तो देखिए यहाँ पे ये बराबरी का विचार नहीं ला रहा है। लेकिन देखिए शुरुआती बात कर रहा है, शुरुआत में तो कोई भी सब लोग को वोट देने का अधिकार मिल जाए ऐसा तो बात किया नहीं था। लेकिन चलिए, उदारवाद है तो कुछ पुराने सिस्टम के खिलाफ ही बात करेगा। ठीक है, ठीक बोल रहा है। क्रांतिकारी फ्रांस, जो फ्रांस में क्रांति हुआ था, उसके बाद जो उदारवादी प्रजातंत्र वहाँ आया, वो पहला उदारवादी प्रजातंत्र का पहला प्रयोग वहीं पे हुआ। उदारवादी यानी कि ये विचार, और प्रजातंत्र यानी कि लोगों के द्वारा बनाया गया सरकार, उसका पहली बार राजनीतिक प्रयोग कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। वोट देने का, चुने जाने का अधिकार केवल संपत्ति वाले पुरुष को था। संपत्ति विहीन पुरुष यानी कि जिसके पास संपत्ति नहीं है, और जो महिला वो राजनीतिक अधिकार से वंचित थी, याद कीजिए, उसको निष्क्रिय नागरिक बोला जाता था। ठीक है, जैकोबियन शासन में कुछ समय तक मिला था, लेकिन नेपोलियन का संहिता जब आया, क्या आया? नेपोलियन की संहिता, तो पुनः सीमित मताधिकार कर दिया गया। ये सीमित मताधिकार का मतलब कुछ लोगों को मताधिकार मिला, अधिकतर लोगों को नहीं मिला। और महिलाओं की स्थिति नेपोलियन क्या कर दिया था? महिलाओं को अवयस्क दर्जा दे दिया। अवयस्क कि वो वयस्क है ही नहीं, बड़ी हुई ही नहीं है। ठीक है, और उसको अपने पिता और पति के अधीन रहना चाहिए, ऐसा विचार वो उस टाइम दे रहा है। देखिए, ये यूरोप है जो आज उछलता है ना कि बहुत हम लोग एडवांस हैं। देखिए उस समय का विचार। ठीक है, तो पुराने समय में सब वैसे ही था। ठीक, तो नेपोलियन भी क्या किया? महिलाओं को अधीन कर दिया। ठीक, लेकिन देखिए आपको पता है कि लड़ाई तो चलेगा ही, और महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। सब लोग विरोध आंदोलन हमेशा चलाते रहा। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उदारवादी राष्ट्रवाद का क्या मतलब है। उदारवाद का मतलब हम लोग देखें कि ऐसा विचार जो चाहता हो कि सरकार बने, एक ऐसा सरकार बने जो सहमति से बना हो जनता के द्वारा। राजनीतिक क्षेत्र में वो चाहता है कि वोट देने का अधिकार तो चलिए कुछ लोगों को मिले, लेकिन ऐसा सरकार बने जो संविधान के द्वारा बनाया गया हो। अब देखिए वो आर्थिक क्षेत्र में क्या चाहता है। आर्थिक क्षेत्र में वो चाहता है बाजारों की मुक्ति, बाजार मुक्त हो। आप सोचते हो क्या बाजार गुलाम भी होता है क्या? यानी कि कोई पकड़ के रखता है क्या बाजार को? एकदम होता है उदारवाद, ये समाजवाद टॉपिक में क्लास 9 में पढ़ना है। लेकिन बाजार जो है वो फ्री होना चाहिए, और जो भी चीज़ है पूंजी के आवागमन है उस पर कंट्रोल ख़त्म करना चाहिए। कितना संपत्ति आएगा, कहाँ से आएगा, नहीं आएगा, ये कंट्रोल थोड़ा नहीं करना चाहिए राज्य को, तभी राज्य आगे बढ़ सकता है। ठीक है, उदारवाद यानी कि आप किसी पे अंकुश ना लगाएं, सबको अपने मतलब टैलेंट के अनुसार जीने दें, और जो बाजार में योगदान दे सकता है उसको देने दें। इस तरह का वो विचार है। आर्थिक क्षेत्र में वो चाहता है
कि बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करना। राज्य बताने लगे कि आपको ये मंगाना है, नहीं मंगाना है, कहाँ से मंगाना है, कितना मंगाना है, तो फिर ये बिजनेस करने में ठीक नहीं रहेगा। तो उदारवाद चाहता है कि अगर आर्थिक क्षेत्र में आप चाहते हैं कि विकास करे देश, तो बाजार को मुक्ति मिलना। इसी को लेके नेपोलियन कुछ काम किया था। नेपोलियन क्या किया, प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया। 39 राज्य का एक महासंघ बना दिया था। जो छोटा छोटा राज्य बना हुआ था जर्मनी की तरफ, उसका एक महासंघ बना दिया। कितना राज्य था उसमें? 39 महासंघ था, ठीक है। और वो लिख रहा है कि इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। सब लोग का अपने तरीके से मुद्रा था और नापतोल प्रणाली थी। और यहाँ कुछ प्रॉब्लम बता रहा है, फिर सॉल्यूशन बताएगा। 1833 में दो जगह का नाम दिया है, हैम्बर्ग और न्यूरेमबर्ग। हैम्बर्ग और न्यूरेमबर्ग मान लीजिए दो सच जगह है, वहाँ पे जाके अगर वस्तुओं को बेचना है, यहाँ से सामान उठाएं और यहाँ पे आपको बेचना है, ठीक है। तो आपको 11 जगह यहाँ लिखा हुआ है, टोटल 11 जगह आपको क्या देना पड़ेगा? सीमा शुल्क देना पड़ेगा। सीमा शुल्क समझते हैं? यानी कि एक राज्य के बॉर्डर से आप क्रॉस कर रहे हैं, तो उस बॉर्डर में आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। कस्टम ड्यूटी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब और कितना था उसका परसेंटेज? 5%। अब देखिए, कोई 11 जगह से गुजर रहा है, हर जगह 5% देगा, 55%। आप समझ रहे हैं कि सामान का दाम कहाँ पहुँच जाएगा? सिर्फ किस लिए? क्योंकि ये राज्य छोटे छोटे एरिया में बटा हुआ है, बाजार मुक्त नहीं है, ठीक है। इतना ही प्रॉब्लम नहीं है, और भी प्रॉब्लम है। जो छोटा छोटा राज्य था, सब जगह नापने तोलने का तरीका अलग था। वहाँ पे कपड़ा नापने का एक जो पैमाना है वो है LA। अब LA का साइज कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ। अब बताइए कि जो व्यापार कर रहा है वो कैलकुलेशन करने गया है कि व्यापार करने गया है? मुद्रा भी आप इतना तरह का रखें, एक मुद्रा को ये मुद्रा का वैल्यू यहाँ इतना है, उसका वैल्यू वहाँ उतना है, वहाँ उतना है, वहाँ उतना है, अलग अलग जगह अलग अलग अगर वैल्यू है, तो बताइए कि क्या सब जगह वो बैठ के कैलकुलेशन करते रहेगा कि व्यापार करेगा? तो ये प्रॉब्लम था। अगर एकजुट नहीं होंगे तो फिर आर्थिक क्षेत्र में हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? ये कौन सा विचार कह रहा है? ये कह रहा है उदारवाद, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन के रूप में क्या किया गया? इसका सॉल्यूशन के रूप में किया गया ये कि उदारवाद बोल रहा है ऐसी परिस्थिति को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए, मतलब बोल रहा है कि ये जो सिस्टम जो बाधा बन रहा है व्यापार के लिए, उसके लिए हम लोग को कुछ उपाय करना पड़ेगा। और इसी उपाय के चलते 1834 में 1834 का बात हो रहा है, 1834 में एक शुल्क संघ बनाया जाता है। शुल्क वही जो जिस एरिया में जाने पर टैक्स ना लगे, बार बार टैक्स ना देना पड़े, वैसा एक शुल्क संघ बनाया गया जिसका एक नाम है, जो नाम है जोल्वेराइन। क्या नाम है? जोल्वेराइन। जोल्वेराइन को बनाया गया और जिसमें अधिकांश जर्मनी का राज्य शामिल था, बाकी अगल बगल का भी शामिल था, ठीक है। और इसमें क्या किया गया? शुल्क अवरोधों को समाप्त, जो बार बार टैक्स देना पड़ रहा है उसको खत्म। यार व्यापार करना है, बार बार टैक्स कैसे देंगे? मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई। जो अभी देखे थे कितना सारा मुद्रा था, वो घटा के कितना कर दिया गया? 2 था, यहाँ लिखा हुआ। पहले 30 से ऊपर थी, 30 से ज़्यादा मुद्रा था, अब उसको कितना कर दिया गया? 2 कर दिया गया। रेलवे का जाल बिछाया गया। रेलवे उस टाइम देखिए, रेलवे का विकास इस टाइम चल ही रहा था, रेलवे बिछाया। रेलवे से भी राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई। आप व्यापार करना आसान हुआ ही, लेकिन रेलवे के माध्यम से लोगों का इधर उधर आने जाने से एकता में बढ़ावा मिला। और रेलवे का इतिहास भारत में भी पूरा पढ़ना है कि रेलवे ने भारत को एक कैसे किया, अंग्रेज लोग कहाँ चूक गया, ठीक है। ये पढ़ना है इंडिया के इतिहास में। तो चलिए, रेल वगैरह बनाया गया। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत दी। ये राष्ट्रवादी जो एक राष्ट्र, एक हम लोग एक सूत्र में पिरो जाएं, ये आर्थिक राष्ट्रवाद भी इसको मजबूत कर रहा है। आर्थिक क्षेत्र में एकता लाना है तो हम लोग को एक संघ बनाना पड़ेगा, और संघ जब बनाए तो सब लोग साथ में रहेगा। तो बताइए एकता का भाव आएगा कि नहीं? एकदम आएगा। याद कीजिए टॉपिक आप क्या पढ़ रहे हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण।
यूरोप में एकता का भाव कैसे आया है उसके बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो एक उदारवादी विचार है जो लोगों को एकता के सूत्र में पिरोना चाह रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में कैसे और आर्थिक क्षेत्र में कैसे, वो अभी आप लोग देखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं 1815 के बाद नया रूढ़िवाद। अब देखिए, अब प्रॉब्लम क्या है यूरोप में जो लड़ाई झगड़ा चला है वो बहुत लंबे समय तक चला है। आप जो आज बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, स्वतंत्रता, समानता, है ना, ये विचार के पीछे बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ा गया है। इसके पीछे क्या किया गया है, बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ा गया है, तब आज हम लोग बैठ के उसको भोग कर रहे हैं। इसीलिए थोड़ा जान लीजिए कैसे मिला है। ठीक है, हाँ, इस बात को ध्यान रखना है, इसी को सीखना है। ठीक है, तो क्या हुआ कि देखिए 1815 के समय आप देख रहे हैं कि यूरोप में ये सारा विचार फैलाने के लिए, अब याद कीजिए नेपोलियन राजनीतिक क्षेत्र में अपना सत्ता को जमाना चाहता था। वो चाहता था कि हम निरंकुश रहें, लेकिन लोगों को दिखाना नहीं चाहता था। कंट्रोल ऐसे किया हुआ था प्रशासन को कि जहाँ वो जाता था लोग उसको मसीहा समझने लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसका सच्चाई सामने आया था। तो 1800 वो नेपोलियन क्या होता है, 1815 में उसको सब लोग हरा देता है। क्यों? क्योंकि याद कीजिए नेपोलियन जो है वो पूरे यूरोप को जीतना चाह रहा था। उसका मन था पूरा दुनिया जीत जाए। तो जब जीतेगा तो अपना विचार फैलाएगा, और ये विचार उस टाइम हजम करने लायक नहीं था। देखिए, लड़ाई तो 1789 में फ्रांस में हुआ, और भी बहुत सारा लड़ाई हुआ, लेकिन हर बार उठा पटक होते रहा। कभी जनता ऊपर चढ़ जाता, जैसे फ्रांस की क्रांति में देखें, अभी ये 1815 में देखेंगे, यहाँ पे जनता नहीं बल्कि राजा लोग ऊपर चढ़ा हुआ मिलेगा कि कोई ना कोई हमेशा लड़ाई में आगे रहा है। कभी जनता आगे बढ़ जाता है, कभी राजा आगे बढ़ जाता है। यहाँ पे वही है। अब ये यूरोप में नेपोलियन अच्छा विचार फैलाया था। कम से कम देखिए, वो अपने लेवल पे जो भी कर रहा हो, लेकिन कुछ विचार अच्छा फैलाया भी था। बहुत लोग चाह रहा था कि अब हम लोग वापस वो सिस्टम में नहीं जाना भैया। ठीक है, तो ये 1815 में क्या हुआ, नेपोलियन हार गया। अब जो नया विचार फैल रहा था उसके साथ तो दिक्कत हो गया। अब यहाँ से एक वर्ड आएगा, आपको मिलेगा रूढ़िवाद। क्या है? रूढ़िवाद। रूढ़िवाद क्या होता है पहले वो समझिए। रूढ़िवाद एक ऐसा दर्शन है, एक ऐसा सोच है जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है। मतलब एक ऐसा सोच जो परंपरा चल रहा है ना, उसको चलने दें, इसी को बोला जाता है रूढ़िवाद। आप इसमें भी कभी सुने होंगे, कोई इंसान जो है वो नया चीज देखता है ना, उसको हजम नहीं होता है। ठीक है, ये तो वो क्या है, वो एक रूढ़िवादी इंसान है। कोई भी समाज में अगर नया चीज हो गया तो उसको लगे यार ऐसा भी हो सकता है क्या, ये क्यों हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप समझ रहे हैं समाज बदल रहा है, समाज बदल रहा है तो कुछ नए नए तरीके का प्रतिमान समाज में गढ़ेगा, और वही चेंज अगर हो जाए तो कुछ लोगों का हजम नहीं आता, उन्हीं को बोलते हैं रूढ़िवाद। ये तेज बदलावों की बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देते हैं। यानी कि जो चाहता है कि धीरे धीरे दुनिया का चेंज जाए, विकास हो, ये है रूढ़िवादी विचार। अब आपको यहाँ पढ़ना है 1815 में एक नया रूढ़िवाद आ गया। अब आप एक वर्ड में समझ सकते हैं रूढ़िवादी कौन है उस समाज के हिसाब से। राजतंत्र। राजतंत्र, राजा का सिस्टम रूढ़िवाद है, और उदारवाद क्या है, प्रजातंत्र। समझ रहे हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं? प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र, लोगों का सिस्टम, ये नया विचार है। ठीक है, ये उदारवादी विचार है। और राजतंत्र क्या है? राजतंत्र ये रूढ़िवादी विचार है। राजा का सिस्टम चलने दो, धीरे धीरे बदलाव होगा ना, इस तरह का जो सिस्टम है ये राजतंत्र है, ये रूढ़िवाद है। ठीक है, तो 1815 में नेपोलियन हार गया। अब हारा किससे? तो नेपोलियन जो हारा था वो यूरोप का जो महान शक्ति लोग था, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस तो वो खुद है, जर्मनी, ये आपस में सब लोग मिल के हराया था किसको? नेपोलियन को। क्यों? क्योंकि वो जो पूरा विस्तार करना चाह रहा था उससे सभी को डर लग रहा था। ठीक है, आगे दिया हुआ उसके बारे में। तो हो क्या रहा है कि रूढ़िवादी लोग चाहता था कि पारंपरिक संस्था जो परंपरा चला आ रहा है, जैसे राजतंत्र,
चर्च, समाज में जो ऊंच नीच है, हाँ ऊंच नीच होना चाहिए, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना, ये सब को बनाए रखना चाहिए, ऐसा ये बात कर रहा है कि वो समाज में ऊंच नीच होता है, कोई ऊपर है कोई नीचे है, समाज में किसी को विशेषाधिकार मिला हुआ है, ये होना चाहिए। कौन बोल रहा है? रूढ़िवाद। आपको पसंद आएगा? नहीं आएगा, लेकिन सब तरह के लोग होते हैं दुनिया में, ठीक है। आपके पसंद ना करने से और करने से चेंज होगा नहीं। सब तरह के लोग अभी भी आपको मिलेंगे, उस टाइम भी मिलते थे, ठीक है। नेपोलियन ये सब में चेंज किया था, वो आधुनिकीकरण लाया था, राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में। अच्छा सॉरी, ये बोल रहा है जो नेपोलियन जो है वो बहुत मजबूत बन गया था। कैसे बन गया था? नेपोलियन जो बन गया था मजबूत, नेपोलियन जो मजबूत बना था उसके पीछे उसका जो सिस्टम में सुधार था वो देखा था लोग। सब लोग देखा कि यार अगर सिस्टम को मजबूत बनाया जाए तो फिर ये राजा का सिस्टम भी बहुत ज़्यादा ताकतवर बन सकता है। आप सोच रहे हैं राजा बनने हैं अगर, तो राजा बनने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ का है? पैसा का। अगर आर्थिक शक्ति मजबूत रहेंगे, जितना भी इंडिया का हिस्ट्री भी देखिएगा, जो आर्थिक रूप से मजबूत रहा है वही दुनिया पे राज किया है। तो आर्थिक तंत्र मजबूत होना चाहिए। तो ये नेपोलियन के टाइम में सब देख लिया, वही यहाँ पे बोल रहा है। नेपोलियन के टाइम में जो देखा कि आधुनिकीकरण, सेना को मॉडर्न बना दो, सेना को और मजबूत कर दो, तो ये सब चीज़ क्या करेगा? राजतंत्र को, जो राजा वाला सिस्टम है, ये कौन सोच रहा है? रूढ़िवादी लोग, जो नहीं चाहता है समाज में चेंज, लेकिन सेना वगैरह को चेंज करके वो और अच्छे से अपनी पकड़ मजबूत बना सकता है, ये सोच रहा है ये रूढ़िवादी लोग, ठीक है। राज्य की ताकत को और मजबूत कर दो, आधुनिक सेना बना दो, मॉडर्न आर्मी बना दो, कुशल नौकरशाही बना दो, गतिशील अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा बना दो ताकि व्यापार वगैरह अच्छा हो, टैक्स वगैरह मिलते रहे, हम लोग मजबूत होते रहें। सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति, ये सब क्या करता है? निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान करता है। अब उन लोग को चाहिए पावर, और वो पावर कहाँ से मिलेगा? वो नेपोलियन के टाइम में वो लोग देख लिया था। 1815 में क्या हुआ कि नेपोलियन को हरा दिया कौन? ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया, ये लोग मिलके, ठीक है। और ये लोग डर रहा था कि नया नया विचार फैला रहा है ये नेपोलियन, इसीलिए ये लोग मिला। और एक जगह है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया देश में एक जगह है, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, वियना में ये बैठक हो रहा था, वियना में बैठक हुआ। और इसका जो मेजबानी यानी कि हेड जो था वो था चार्ल्स ड्यूक मैटरनिक, इसको शॉर्ट में मैटरनिक भी बोला जाता है, याद रखिएगा, मैटरनिक। मैटरनिक ये कौन है? वियना में जो संधि हुआ था रूढ़िवाद को लेकर, जो उसी विचार को, राजतंत्र को आगे बढ़ाना चाह रहा था, वो उसका हेड जो किया था, जो बैठक का हेड था, वो कौन था? मैटरनिक था। ये क्या है? इस बैठक का उद्देश्य था बदलावों को खत्म करना। जो बदलाव आ रहा है, जो नेपोलियाई युद्ध के दौरान जो समाज में बहुत सारा चेंज आया, उसको खत्म करो। क्यों? क्योंकि वही पुराना सिस्टम लेके आओ, तभी हम लोग अच्छे से जी पाएंगे। राजा महाराजा लोग सोच रहे हैं अपने हिसाब से, ठीक है। और इसी के क्रम में क्या किया गया, जो याद, आप लोग फ्रांस की क्रांति जब पढ़े होंगे तो याद होगा, वहाँ पे जो राजा था वो बूर्बो वंश का था। कौन से वंश का? बूर्बो। वो बूर्बो वंश का राजा को फिर से बैठा दिया गया, जो 1789 में हटाया गया था, फिर से राजा को बैठा दिया, ठीक। हाँ, लेकिन जो नेपोलियन फ्रांस को बहुत बड़े एरिया में तब्दील कर दिया था, हर तरफ वो जीत रहा था, चारों साइड वो जीता था, उसको फ्रांस में फिर से कोई वैसा ना उभर जाए, इसलिए फ्रांस को चारों तरफ से घेर दिया गया अलग अलग राज्यों के द्वारा, ठीक है। लिखा है फ्रांस की सीमाओं पर बहुत सारे राज्य बना दिए गए, इधर कोई, कि कहीं भी कुछ लड़ने का कोशिश करेगा तो सब लोग मिल के उसको हराने का कोशिश करेगा, ठीक है। और कुछ नाम दिया हुआ है, इतना याद रखने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार हम बता देते हैं। उत्तर में नीदरलैंड, इसके फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड को रखा गया, जिसमें बेल्जियम भी था। दक्षिण में पीडमोंट, ये सब जगह का नाम आपको बाल्कन में संकट आगे पढ़ना है, कैसे यूरोप में प्रॉब्लम हुआ था और क्यों दुनिया में वर्ल्ड वॉर हो गया था, ये पढ़ना है आगे। लेकिन ये सारा चीज़, और पश्चिमी सीमाओं पर नया इलाका पर्सा को पश्चिम में क्या किया गया, जो जर्मनी था
उसी के अंडर कुछ राज्य को रख दिया गया। और उत्तरी साइड लिखा है ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंप दिया गया। इटली शायद इटली दक्षिण की तरफ है, वो लोग क्या किया, ऑस्ट्रिया को वो क्षेत्र दे दिया। लेकिन जो ये 39 राज्यों का संघ जो बनाया था, यहाँ पे देखिए 39 राज्यों का संघ बनाया था कौन, नेपोलियन, उसको बरकरार रखा गया। ठीक है, और भी क्षेत्र बांटा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एरिया दिया गया, पर्सा को फिर सैक्सोनी का एरिया, यानी कि बहुत छोटे छोटे राज्य में बांट दिया गया फ्रांस को अगल बगल में। क्यों? क्योंकि अगर कोई लड़ना चाहे तो वो ज़्यादा दूर अधिकार घोषित नहीं कर सकता, क्योंकि छोटे छोटे राज्य हैं। अगर जीतता भी इसको जीतेगा तब तक सब उसको कंट्रोल कर लेगा। ठीक है, तो ये सब क्या किया, ये सारा सिस्टम ख़त्म करके नेपाल ये सॉरी फ्रांस को ये लोग कंट्रोल कर रहा है, और नेपोलियन का जो सिस्टम था उसको ये लोग पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया और नया रूढ़िवादी व्यवस्था कायम हुआ। अब देखिए, फ्रांस जहाँ दुनिया में चेंज लाने की कोशिश कर रहा था, फिर से वहाँ राजा का सिस्टम आ गया। ठीक, जो 1815 में जो सिस्टम बना था रूढ़िवाद, 1815 में क्या आया, रूढ़िवाद आया। रूढ़िवाद समझ रहे हैं, रूढ़िवाद एक विचार है, और ये विचार आया है मतलब राजा का सिस्टम आ गया। सब जो पुराने सोच के पुराने ख्यालात के लोग थे वो फिर आ गए। ठीक है, अब राजा के साथ एक दिक्कत है कि राजा का सच्चाई अगर बता दो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए राजा लोग सबसे पहले क्या कंट्रोल करने का कोशिश करता है, सेंसरशिप का नियम। सेंसरशिप आपको याद होगा, सेंसरशिप का मतलब जब भी कोई न्यूज़ वगैरह छपे, किताब छपे, तो उसमें उसको पहले चेक किया जाता है राजा के अधिकारियों के द्वारा। आज लोकतंत्र में, आज भी जैसे भारत में कोई भी न्यूज़ छप रहा है, कोई मूवी आ रहा है, तो उसको चेक करने के लिए एक सेंसर बोर्ड है कि ये समाज में कहीं गलत भ्रांति तो नहीं फैला देगा, कुछ गलत विचार तो नहीं दे देगा समाज में, वो चेक किया जाता है। तो सबसे पहले ये राजा लोग सेंसरशिप को कंट्रोल करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा अखबार, किताब, नाटक, गीत अगर छापेगा जिससे नेपोलियन का विचार फैले, ठीक है, और लगे कि स्वतंत्रता भी मिलता है, क्या आज़ादी का विचार कोई व्यक्त कर रहा है, वो सारा चीज़ कंट्रोल कर लिया। लेकिन लड़ाई आपको क्या लगता है ख़त्म हो जाएगा? राजा लोग आगे आ गया तो लोग रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। फिर कुछ आलोचक लोग उभरेंगे, आलोचना करेंगे। ठीक है, उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया सबसे बड़ा मुद्दा क्या था, प्रेस की आज़ादी। कि देखो भैया, प्रेस को आज़ाद रहने दो, जो काम तुम करोगे उसको सही सही बताने दो। ये विचार कहाँ पे आ रहा है? ये आ रहा है उसी जो रूढ़िवादी सिस्टम नया बना है उसके बीच में। ठीक है, आज का अंतिम टॉपिक क्रांतिकारी। देखिए, क्रांतिकारी क्या है? कुछ लोग सिस्टम क्या बना रहा है, उदारवादी यानी कि शांति से बातचीत करके सिस्टम में सुधार लाना चाह रहा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं क्रांतिकारी। क्रांति का मतलब होता है एक बड़ा परिवर्तन। क्रांतिकारी यानी कि एक बड़ा परिवर्तन लाने वाला। ठीक है, तो ये क्रांतिकारी 1815 में जब रूढ़िवादी लोग बैठा तो कुछ लोग को लगा कि यार ये लोग सुधरेगा नहीं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, नया सिस्टम बनाते हैं और गुप्त संगठन बहुत सारा बनाया गया। गुप्त यानी कि छुपा हुआ। जैसे इंडिया में आप लोग भगत सिंह का नाम सुनेंगे, वो लोग भी जिस संगठन में काम करते थे, HRA, ये सारा सिस्टम क्या था, गुप्त था। यानी कि अगर सरकार के नज़र में गया तब तो पकड़ा जाएंगे। इसीलिए ये लोग क्या करता था, गुप्त तरीके से सिस्टम में चेंज लाना चाहता था। अचानक किसी को मार देंगे, ख़त्म कर देंगे और सिस्टम बदल देंगे। ये इस तरह का सोच, क्योंकि ये लोग सुधारने वाला नहीं है। कौन लोग? रूढ़िवादी लोग। ठीक, और इसी तरह का एक इंसान था जिसका नाम, देखिए, इटली का एक क्रांतिकारी इंसान था जिसका नाम था ज्यूसेप्पे मैत्सिनी। ये मैत्सिनी जो है वो कार्बोनरी का एक गुप्त संगठन का सदस्य था, लेकिन वो वहाँ पे वो उसको बहिष्कृत किया गया था। तो बाद में वो फिर से दो संस्था बनाता है जिसका नाम है यंग इटली, जगह का नाम मार्सेई, और बर्न, जगह का नाम है यंग यूरोप। यानी कि वो दो संस्था बनाता है, यंग इटली और यंग यूरोप। ये क्रांतिकारी संस्था है, इसमें लोग जुड़ेंगे, सरकार के खिलाफ बात करेंगे। उनके अनुसार क्या लिख रहा है, उनके अनुसार चलने वाला राज्य बनेगा, प्रजातंत्र आएगा। ये सारा विचार लाने का कोशिश किया जा रहा है। तो इसी के लिए वो क्रांतिकारी लोग का थोड़ा तरीका अलग होता है।
समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, तो वो क्या एक लाइन बोला है कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्रकृति का है, कि ये जो राष्ट्र जो है वही ईश्वर की मर्जी है, वो राष्ट्र ही है जो इकाई है प्राकृतिक की, यानी कि नेचुरल चीज़ है वो, उसको किसी भी को छीनना नहीं चाहिए, राजा हो या कोई भी हो। ठीक है, इस तरह का वो बात कर रहा था। और इटली जो है वो इटली से था, इटली को बहुत छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया था ऐसे से, टोटल 7 एरिया में बांटा हुआ था इटली। ठीक है, एक छोटा सा राज्य उसको भी 7 एरिया में बांटा है, क्यों? क्योंकि अपने फ़ायदा के लिए। इसीलिए वो क्या करता है, इटली तभी मुक्त होगा जब एकीकरण होगा, एक होगा इटली। ठीक है, और वो टॉपिक आगे पढ़ना भी है, वो कैसे एक होता है। ठीक है, और इसी मॉडल को देखते देखते और भी जगह ये सब गुप्त संगठन बनने लगा। सब लोग राजा सिस्टम थोड़ी मानेगा। जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, पोलैंड में, सब जगह गुप्त संगठन काम करने लगे। और वो क्या कर रहा था, तो राजतंत्र का विरोध कर रहा था और प्रजातंत्र लाने का कोशिश कर रहा था। ठीक है, इसीलिए एक वही मैटरनिक, याद कीजिए मैटरनिक कौन है? ये मैटरनिक जो 1815 में वो बैठक हुआ था वियना में, उसका हेड, जो रूढ़िवाद को लाने में जो बैठक हुआ था उसका हेड, वो मैटरनिक क्या बोलता है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है कौन? यही मैथ्सिनी। ठीक है, ये दुश्मन बताया कि हमारे समाज को ये खराब कर रहा है। अब आप लोग सोचिए खराब कर रहा है कि अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो ये चैप्टर यहाँ तक बहुत लंबा हो गया। इसी तरह समझेंगे हम लोग, थोड़ा समय लगेगा, है ना, ये चैप्टर ही लंबा है। ठीक है, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, रीडिंग जरूर लगाइएगा। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।